नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञान दृष्टि। तो दोस्तों, भारत ने इस बार जो संदेश दिया है वह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि नेपाल के लिए सख्त चेतावनी है और यह चेतावनी बेहद साफ है। नेपाल चाहे जितनी अपील कर ले, जितनी मिन्नतें कर लें, लेकिन भारत ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी जमीन पर चीन के किसी भी प्रोजेक्ट को आने नहीं देगा, खासकर तब जब उन प्रोजेक्ट से भारत को फायदा कम और खतरा कहीं ज्यादा दिखाई देता है। नेपाल को लग रहा है कि अगर चीन का विशाल बीआरआई उसके जरिए भारत में घुस जाए तो नेपाल को बड़ा आर्थिक फायदा होगा, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार आएंगे। लेकिन भारत इसे अपने लिए एक बेहद बड़ा सुरक्षा जोखिम और रणनीतिक खतरा मान रहा है। दरअसल दोस्तों, यह मामला चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का है, जो अभी नेपाल की सीमा में आकर रुका हुआ पड़ा है, अटका हुआ है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, भारत में प्रवेश करने के लिए उसे भारत सरकार की परमिशन चाहिए और चीन जानता है कि भारत से सीधे बात करना बेकार है। इसलिए चीन ने एक चाल चली है, उसने नेपाल को आगे कर दिया है, बीच में खड़ा कर दिया है, ताकि नेपाल भारत को किसी तरह मना ले, दबाव बना सके। लेकिन भारत का रुख एकदम साफ और मजबूत है, कोई लचीलापन नहीं है। भारत बीआरआई को हरी झंडी देने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सवाल उठता है कि चीन इतना जोर क्यों दे रहा है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। असल में दोस्तों, चीन की योजना बहुत साफ है। चीन चाहता है कि नेपाल को एक गेटवे, एक दरवाजा बनाकर वह भारत के रणनीतिक रूप से संवेदनशील पूर्वोत्तर राज्यों तक सीधी पहुंच बना ले। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे महत्वपूर्ण राज्यों तक उसकी आसानी से एंट्री हो जाए, उसका प्रभाव बढ़ जाए। यह वही खतरनाक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति है जिसके तहत चीन भारत को उसके ही पड़ोसी देशों के जरिए घेरने की पहले निवेश और विकास के नाम पर भारी भरकम पैसा लगाता है, फिर धीरे धीरे अपना असर और दबाव बनाता है और अंत में उस देश की नीतियों को अपने हिसाब से चलाने लगता है। चीन का असली और खतरनाक प्लान यह है कि बीआरआई को एक विशाल एशियाई हाईवे जैसा नेटवर्क बनाया जाए, एक ऐसा कॉरिडोर जहां तिब्बत से सड़क या रेल लाइन नेपाल के रास्ते होते हुए सीधे बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो चीन के लिए संवेदनशील हिमालय इलाकों तक पहुंच बेहद आसान हो जाएगी और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उसकी सैन्य और आर्थिक मौजूदगी खतरनाक तरीके से बढ़ सकती है। यही बड़ी वजह है कि भारत इसे सिर्फ एक आर्थिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मामला मान रहा है। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, चीन का बीआरआई प्रोजेक्ट एक तरीके का जाल होता है, एक चालाकी भरा फंदा होता है जो धीरे धीरे किसी देश को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेता है। ऐसे में अगर चीन बीआरआई के जरिए भारत के रणनीतिक रूप से अति महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर इलाकों तक पहुंच गया तो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक खतरा यही होगा कि चीन पूरे हिमालय क्षेत्र पर अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत बना लेगा। उसके बाद सेवन सिस्टर्स कहे जाने वाले संवेदनशील राज्यों में घुसपैठ, अवैध गतिविधियां और राजनीतिक दबाव तीनों ही खतरनाक तरीके से बढ़ सकते हैं। चीन पहले ही तिब्बत में अपना भारी सैन्य नेटवर्क और विशाल सड़क नेटवर्क मजबूत कर चुका है ताकि पूरे दक्षिण एशिया पर किसी भी वक्त आर्थिक या सैन्य दबाव बनाया जा सके, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। ऐसी स्थिति में भारत के लिए यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट या निवेश का मामला नहीं रह जाता बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। नेपाल की आज की स्थिति भी अब किसी से छिपी नहीं है। चीन ने नेपाल को $3 बिलियन से भी ज्यादा का भारी भरकम कर्ज दे रखा है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस भारी कर्ज की वजह से नेपाल पर चीन का राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव खतरनाक तरीके से बढ़ चुका है और अब नेपाल वही कर रहा है जो चीन चाहता है, उसकी मर्जी के अनुसार चल रहा है। नेपाल की सरकार को लगता है कि चीन के साथ खड़े होकर, उसकी योजनाओं में शामिल होकर उसे बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा, विकास होगा। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि नेपाल धीरे धीरे उसी खतरनाक डेट ट्रैप का शिकार बनता जा रहा है जिससे श्रीलंका, पाकिस्तान, जाम्बिया जैसे कई देश पहले ही बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। भारत शुरू से ही 2013 से ही बीआरआई को एक खतरनाक डेट ट्रैप कहता आया है और हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसका खुलकर विरोध करता आया है। भारत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि नेपाल चाहे तो अपने हिस्से में अपनी जमीन पर बीआरआई के प्रोजेक्ट चलाए, यह उसका आंतरिक मामला है। लेकिन भारत की पवित्र जमीन पर कोई चीनी प्रोजेक्ट नहीं आएगा, कोई चीनी निर्माण नहीं होगा, ना कोई सड़क, ना कोई हाईवे, ना कोई रेल लाइन और ना ही कोई ट्रेन कॉरिडोर जो चीन को भारत के अंदरूनी हिस्सों में लाए। बीआरआई हो या चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर,
भारत दोनों का ही कड़ा विरोध करता है, क्योंकि यह दोनों ही प्रोजेक्ट भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को सीधे चोट पहुंचाते हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो वैसे भी पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो वास्तव में भारत का अभिन्न हिस्सा है और उस पर पाकिस्तान का पूरी तरह अवैध कब्जा है। ऐसे में भारत कैसे किसी ऐसे प्रोजेक्ट का समर्थन कर सकता है, कैसे उसे मंजूरी दे सकता है जो उसके ही कब्जे वाले इलाकों को चीन के नाम पर और ज्यादा स्थायी और ज्यादा मजबूत बना दे। भारत ने यह बात कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, संयुक्त राष्ट्र में, विभिन्न शिखर सम्मेलनों में दुनिया के सामने बेहद स्पष्टता से रखी है और अपने इस मजबूत रुख पर आज भी पूरी तरह कायम है। भारत का रुख इसलिए और भी ज्यादा सख्त और अडिग है क्योंकि चीन की नीयत संदिग्ध है। चीन सिर्फ सड़कों, पुलों या रेल लाइनों के नाम पर निवेश नहीं करता, बल्कि उन रणनीतिक जगहों को अपने सैन्य उद्देश्यों और खुफिया ढांचे के लिए गुप्त रूप से इस्तेमाल भी करता है। श्रीलंका के हेम्बनटोटा पोर्ट का जीता जागता उदाहरण सबके सामने है, पूरी दुनिया ने देखा है। चीन ने वहां भी विकास और प्रगति के बड़े बड़े वादों के साथ भारी पैसा लगाया और जब श्रीलंका आर्थिक संकट में फंसकर वह कर्ज नहीं चुका पाया तो रातों रात बंदरगाह चीन के हाथ में 99 साल की लीज पर चला गया। आज वहां चीनी जहाज, संभावित सैन्य गतिविधियां, सब कुछ संदिग्ध दिखता है। यही खतरनाक तरीका नेपाल के साथ भी दोहराया जा सकता है और भारत ने यह खतरा पहले ही समय रहते भांप लिया है। विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार नेपाल का लगभग 23% कुल बाहरी कर्ज सिर्फ चीन का है और यह कर्ज लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर नेपाल ने और बीआरआई प्रोजेक्ट स्वीकार किए और चीनी निवेश लिया तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह कर्ज 2027 तक 35% या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकता है। यानी नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पूरी तरह चीन के कब्जे में, चीन के नियंत्रण में जा सकती है। नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पूरी तरह चीन के कब्जे में, चीन के नियंत्रण में जा सकती है। भारत यह भी बखूबी जानता और समझता है कि जब कर्ज का बोझ असहनीय हो जाएगा तो नेपाल के सामने सिर्फ दो ही कठिन रास्ते बचेंगे। या तो अपनी कीमती जमीन, अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, अपने बंदरगाह या हवाई अड्डे चीन को सौंप दें या फिर चीन के कहे मुताबिक भारत पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव बनाएं। भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले 5 से 10 सालों में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे में भारत किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में चीन को अपनी संवेदनशील सीमाओं तक पहुंचने का मौका नहीं देगा, चाहे वह नेपाल के जरिए हो, म्यांमार के जरिए या किसी और पड़ोसी देश के जरिए। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब यह कतई नहीं कि कोई पड़ोसी भारत की सुरक्षा और हितों को दांव पर लगा दे और हम चुप बैठ जाएं। याद रखिए, नेपाल को 2017 में भारत ने $500 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी। 2024 में जयनगर कुर्ता रेल लाइन भारत ने पूरी कर दी थी, जिससे नेपाल पहली बार सीधे भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा और पेट्रोल, डीजल, दवाइयां, अनाज जैसी जरूरी आपूर्ति भी रोजाना भारत ही करता रहा है। इन सब के बावजूद अगर आज नेपाल चीन की पैरवी कर रहा है तो यह असल दोस्ती नहीं बल्कि बाहरी दबाव या अस्थायी राजनीतिक मजबूरी की निशानी हो सकती है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी बड़ी बाहरी परियोजना जैसे बीआरआई हमारी जमीन पर बिना सहमति और सुरक्षा गारंटी के आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर नेपाल बार बार भारत विरोधी कदम उठाता है तो व्यापार, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, सीमा सहयोग और आर्थिक मदद के सारे विकल्प फिर से खंगाले जा सकते हैं। फिर भी यह भी सत्य है कि भारत नेपाल के रिश्ते सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, यह हजारों सालों के सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक बंधन से जुड़े हैं। खुली सीमाएं रोजमर्रा के व्यापार और काम धंधे दोनों देश जोड़ते हैं। आंकड़े भी यही कहते हैं। नेपाल की कुल आयात का करीब 65% और उसका लगभग 57% एक्सपोर्ट भारत के साथ है और 2023 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 13,000 करोड़ रहा। इसलिए भारत के लिए संबंधों को खत्म करना पहला विकल्प कभी नहीं होगा। समझदारी और वार्ता हमेशा प्राथमिकता रहेगी, पर राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। आज का भारत 1962 वाला कमजोर भारत नहीं है। हम डिप्लोमेसी भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर शक्ति का इस्तेमाल करके अपने हितों की रक्षा भी करते हैं। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या नेपाल चीन के बढ़ते दबाव में अपनी स्वतंत्रता खोएगा या समय रहते समझदारी दिखाकर भारत के साथ, अपने सच्चे मित्र के साथ खड़ा रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए,
इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।